नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। मुफ्त कोविड वैक्सीन और 19 लाख रोजगार देने का वायदा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक। भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर काफी कम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का आज अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और लोगों को बधाई दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज नई दिल्ली में आधार वर्ष 2016 के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। श्री गंगवार ने कहा कि ये सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। श्री गंगवार ने इसे महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक बताया। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इस देश की प्राचीनतम मूल्य सूचकांक है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, क्योंकि ये सूचकांक जनसंख्या द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले बदलावों को नापने का काम करता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंचायती राज अधिनियम 1989 को प्रदेश में लागू करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी को ऐतिहासिक बताया है। उपराज्यपाल ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू होने से व्यवहारिक धरातल पर लोकतंत्र मजबूत होगा और जन कल्याण आधारित विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि इससे लोकतंत्र को निचले स्तर तक मजबूत करने की बड़ी और अंतिम कानूनी आवश्यकता पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से जिला विकास परिषद में 14 सीटों के सीधे चुनाव के जरिए जिला स्तरीय निकाय में प्रत्यक्ष जन प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो रहा है। पहले चरण के मतदान के लिए विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पहले चरण के चुनाव प्रचार में अब केवल 5 दिन ही शेष रह गए हैं। सभी दलों के नेता एक दिन में कई सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सासाराम और गया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में यह श्री मोदी का पहला कार्यक्रम होगा। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ में एक जनसभा में कहा कि एनडीए सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित किया है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में महागठबंधन के प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव और वाम दलों के नेता भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 निर्वाचन क्षेत्रों में नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए 1411 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प शामिल किए गए, जिनमें शिक्षा, गांव, उद्योग, किसानों के हित और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज पटना में वरिष्ठ भाजपा नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे जारी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पार्टी चुनाव घोषणाओं को पूरा करने में विश्वास रखती है।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जैसे ही कोविड का टीका आ जाएगा उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। बिहार में सभी व्यक्तियों को ये मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में 19 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में सभी क्षेत्रों में बिहार के विकास की बात की गई है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि घोषणा पत्र में आत्मनिर्भर बिहार की बात है, जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसमें 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति और पंचायत स्तर पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने तथा उनके कौशल विकास की भी चर्चा है। कृषि के क्षेत्र में पार्टी ने एक नई कृषि निवेश नीति लाने और 1000 नए किसान उत्पाद संगठनों के गठन का वायदा किया। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राज्य के शिक्षा विभाग में 1 लाख नए पदों का सृजन किया जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2022 तक गरीबों को 30 लाख पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री जायसवाल ने कहा कि स्वयं सहायता संगठनों के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। कुल 81 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान 3 नवंबर को होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा चुनाव सभा और बैठकें करने के साथ गुजरात विधानसभा की 8 सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार में गति आ रही है। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला आज गढ़डा एससी विधानसभा मत क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वे आज शाम मांडवदर और दड़वा में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज कच्छ के चुनाव दौरे पर है। वे आज अबड़ासा मत क्षेत्र के नलिया में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा और कांग्रेस विधायक दल के नेता परेश धानाणी भी उपचुनाव के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा द्वारा पार्टी के मोरबी, धारी, गढ़डा एससी सीटों पर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन भरने के लिए जिला स्तर के 3 पदाधिकारियों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 28 निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए प्रचार जोरों पर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वास्तविक मुद्दों के बजाय विवादास्पद बयान चुनाव प्रचार में हावी हो गए हैं। एक रिपोर्ट। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही बसपा और सपा के वरिष्ठ नेता राज्य की सभी 28 विधानसभा सीटों पर जनसभाओं और रैलियों के जरिए मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित सभी प्रमुख भाजपा नेता पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और अजय सिंह भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं हैं। इसी बीच मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी 28 सीटों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक और अन्य स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन कर ग्रामीणों को वोट डालने की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद की 26 सीटों के लिए मतदान जारी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोपहर 12 बजे तक 29.73% वोट डाले जा चुके हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली मौजूदा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद का 5वां कार्यकाल 30 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। 30 सदस्यों की परिषद में 26 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, जबकि 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि अब तक 68,74,000 से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की केवल 9.29% रह गई है। इस समय 7,15,000 मरीजों का उपचार चल रहा है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 55,838 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या 77 लाख से अधिक है। केंद्र सरकार की प्रभावी नीति तथा जांच, निगरानी और उपचार पर अमल करने से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत में मृत्यु दर 1.51% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 702 लोगों की मौत होने से देश में मृतकों की संख्या 1,16,616 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 14,69,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक देश में 9,86,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर काफी कम है। मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और इस समय ये 1.51% है। मंत्रालय ने कहा कि ये इस बात का सूचक है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड की रोकथाम, जांच और उसके उपचार के मामले में प्रभावशाली कदम उठाए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्यता दे दी है। इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधार्थियों ने विकसित किया है। कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है। ये जांच किफायती है और 1 घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं। जांच की विधि अत्यधिक विश्वसनीय और सटीक है। ये उपकरण सस्ता है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जांच के परिणाम मोबाइल एप्लीकेशन से मिलते हैं, इसलिए मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविरैप की कड़ी जांच की गई है। विभिन्न वाणिज्यिक इकाइयों ने कोविरैप के लाइसेंस के लिए संपर्क किया है ताकि इसे तेजी से आम आदमी तक पहुंचाया जा सके। मिजोरम सरकार ने 26 अक्टूबर से विशेषज्ञ पखवाड़ा मनाने का फैसला किया है। राज्य में कोविड महामारी को फैलने से रोकने के दौरान संक्रमण से निपटने के उपायों में ढिलाई को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर आर ललथंगडियान की अध्यक्षता में राज्य में कोविड-19 की समीक्षा बैठक में कल ये फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि अनलॉक से संबंधित सभी दिशा निर्देश, सभी मानक संचालन प्रक्रियाएं और मिजोरम कोविड-19 कंटेनमेंट और रोकथाम अध्यादेश 2020 के सभी खंडों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं खोलने पर चिंता प्रकट की गई। आइजोल शहर में वाहनों की बढ़ती आवाजाही पर चिंता प्रकट करते हुए सुझाव दिया गया कि इन सब की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है। कल 118 रोगी ठीक हुए, जबकि सिर्फ 54 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़ में अब तक कुल 13,795 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 12,842 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इससे 209 लोगों की मृत्यु हुई है। चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के सिर्फ 744 मरीज हैं। असम सरकार ने राज्य में गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की फीस की दर तय कर दी है। राज्य शिक्षा विभाग के लिए पंजीकरण वापस लेने और संबद्धता सहित जुर्माना लगाने की दरें और दंडात्मक उपायों के प्रावधान किए हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बी कल्याण चक्रवर्ती द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शैक्षिक वर्ष 2021-22 से प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हर साल 27,000 रुपये का भुगतान करना होगा। 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हर साल 32,000, जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को 32 से 37,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इस फीस में प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, भवन निर्माण शुल्क और खेल शुल्क शामिल है, लेकिन इसमें परिवहन शुल्क शामिल नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-11-5767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं।
ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। मुफ्त कोविड वैक्सीन और 19 लाख रोजगार देने का वायदा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक। भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर काफी कम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का आज अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और लोगों को बधाई दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का आज अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। अब ये प्रक्षेपास्त्र थल सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रक्षेपास्त्र के 10 परीक्षण किए गए जो पूरी तरह से सफल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और थल सेना को टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव सतीश रेड्डी ने भी प्रक्षेपास्त्र तैयार करने में डीआरडीओ, थल सेना और उद्योग क्षेत्र के प्रयासों की सराहना की है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विभिन्न मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब महाराष्ट्र में किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। राज्य के गृह विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। पूजा पंडाल भाजपा महिला मोर्चा की पहल पर ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, पूरा देश दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली बन जाता है। श्री मोदी ने लोगों को दुर्गा पूजा और दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा भारत की एकता और पूर्णता का पर्व है। दुर्गा पूजा का पर्व भारत की एकता का पर्व भी है, भारत की पूर्णता का भी पर्व है। बंगाल की दुर्गा पूजा भारत की इस पूर्णता को एक नई चमक देती है, नए रंग देती है, नए श्रृंगार देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा कोविड महामारी के बीच हो रही है, इसलिए इससे बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री मोदी ने सभी से सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समूचे इंतजाम के दौरान प्रत्येक व्यक्ति ने असीम नियंत्रण और प्रतिबद्धता दिखाई है। इस बार हम सभी कोरोना के संकट के बीच दुर्गा पूजा मना रहे हैं। मां दुर्गा के भक्त, पंडालों के आयोजकों, सबने इस बार अद्भुत संयम दिखाया है। संख्या पर भले असर पड़ा हो, लेकिन भव्यता वही है, दिव्यता वही है। आयोजन भले ही सीमित है, लेकिन उत्सव का रंग, उल्लास, आनंद असीमित है। यही तो बंगाल की पहचान है, यही तो असली बंगाल है। हाँ, मेरा आपसे ये आग्रह जरूर है कि मां दुर्गा के पूजा के साथ ही आप 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। त्रिपुरा में आज देवी बोधन के साथ दुर्गा पूजा समारोह की शुरुआत हुई। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष दुर्गा पूजा उत्सव छोटे पैमाने पर हो रहा है। इस वर्ष राज्य में 2000 सार्वजनिक पूजा मंडल लगाए गए, जिनमें 811 राजधानी अगरतला में हैं। ये पंडाल सभी तरफ से खुले हैं और इनमें एक समय में 5 से 10 व्यक्ति ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव
17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल रात अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर मात्र 84 रन बनाए। कप्तान मार्गन ने सबसे अधिक 30 रन का योगदान किया। रॉयल चैलेंजर्स की ओर से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वे किसी आईपीएल मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स ने 13 ओवर और 3 गेंदों में ही जीत के लिए 85 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। देवदत्त पडिक्कल ने 25 रन बनाए। अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 14 अंकों के साथ सबसे ऊपर है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी 14 अंक हासिल किए हैं और वो दूसरे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस 12 अंकों के साथ तीसरे और कोलकाता नाइट राइडर्स 10 अंकों के साथ 14 स्थान पर है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय साहनी ने सोशल नेटवर्क कंपनी ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्से को पत्र लिखकर भारत के मानचित्र को गलत ढंग से दर्शाने पर सरकार की कड़ी आपत्ति जताई है। श्री साहनी ने कहा कि इस तरह के प्रयास न केवल ट्विटर के लिए अनुचित हैं, बल्कि इससे उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने ट्विटर से भारतीय नागरिकों की संवेदनशीलता का सम्मान करने को कहा। श्री साहनी ने कहा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का अनादर करने का ट्विटर का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य और गैर कानूनी है। पत्र के जवाब में ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि वो भारत सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी संवेदनशीलताओं का सम्मान करता है। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सरकार की चिंताओं का सम्मान करती है। सरकार ने सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों तथा अन्य सभी विदेशियों को भारत यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया है, लेकिन पर्यटक वीजा के लिए ये फैसला लागू नहीं होगा। इसके तहत विदेशी नागरिक अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर इमिग्रेशन जांच चौकियों के जरिए विमान या जलपोतों के माध्यम से भारत आ सकेंगे। वंदे भारत मिशन, वायु परिवहन बबल समझौते या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति से किसी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों पर यह फैसला लागू होगा। ऐसे सभी यात्रियों को कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। चरणबद्ध छूट के तहत केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मौजूदा वीजा बहाल करने का भी फैसला किया है, लेकिन ई वीजा, पर्यटक वीजा और मेडिकल वीजा पर यह फैसला लागू नहीं होगा। यदि मौजूदा वीजा की अवधि समाप्त हो गई है तो संबंधित भारतीय दूतावासों से समुचित श्रेणियों में नया वीजा लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का 5 सदस्यीय दल तेलंगाना पहुंच गया है। ये दल हैदराबाद और राज्य के अन्य भागों में हाल में हुई मूसलाधार बारिश तथा बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करेगा। गौरतलब है कि 13 और 14 अक्टूबर को हैदराबाद में पिछले 100 वर्ष में सबसे अधिक वर्षा हुई थी। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ से जबरदस्त नुकसान हुआ है। संयुक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने अब से कुछ देर पहले हैदराबाद में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। केंद्रीय दल में वित्त मंत्रालय के अधिकारी आरबी कौल, कृषि मंत्रालय के मनोहरन, भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एसके कुशवाहा के अतिरिक्त जल शक्ति मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये दल अगले 2 दिनों में हैदराबाद और बारिश से बुरी तरह प्रभावित अन्य जिलों का दौरा करेगा। बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। भुवनेश्वर स्थित मौसम कार्यालय ने तटीय और दक्षिण ओडिशा के जिलों में आज और कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मुंबई में हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यहाँ आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर
श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। तापमान 3 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 4 और 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 25 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब बनी हुई है। राजधानी में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 252 पर था। 201 से 300 के बीच सूचकांक खराब स्थिति का सूचक है। वायु गुणवत्ता अनुसंधान से जुड़ी संस्था सफर के अनुसार कल तक पूरब की ओर से आने वाली साफ हवाओं के कारण स्थिति में सुधार होने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से टेलीफोन पर बात कर असम मिजोरम सीमा की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सीमा पर तनाव कम करने के लिए राज्य सरकार की कार्रवाई के बारे में भी जानकारी ली। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने असम मिजोरम सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री सोनोवाल ने गृह मंत्री को सीमा पर स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए असम सरकार के कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दे के समाधान के लिए सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार ने इस वर्ष की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया है। प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े से सफल केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ तथा राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्ध तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे। सरकार ने पिछले महीने बाजारों में प्याज आने से पहले उचित दर पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा है कि एक तरफ जहां कीमतें कुछ सीमा तक कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में भारी वर्षा से प्याज की फसलों को काफी नुकसान पहुंचने से भी कीमतों पर असर पड़ा है। मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ मौसम के दौरान लगभग 37 लाख मीट्रिक टन प्याज की मंडियों में आने की संभावना है, जिससे बढ़ती कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। सिलीगुड़ी से ढाका के बीच यात्री रेल सेवा अगले वर्ष 26 मार्च से शुरू होगी। बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नुरुल इस्लाम ने कल बताया कि चीलाहाटी हल्दीबाड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन भी इस वर्ष दिसंबर में किया जाएगा। शुरुआत में इस लाइन पर केवल मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का आज हैदराबाद में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जाने माने नेता जयप्रकाश नारायण की छत्रछाया में शुरू किया था। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी अशफाकुल्लाह खान की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि अशफाकुल्लाह खान ने निर्भीक कार्यों और अपनी प्रेरक शायरी से लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना का संचार किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के लिए अशफाकुल्लाह खान का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। भारत ने विदेशी योगदान नियामक कानून एफसीआरए से संबंधित मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी मामलों के उच्चायुक्त की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत नियम, कानून और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था के आधार पर चलने वाला लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि देश को कानूनों के निर्माण का विशेष अधिकार है और मानवाधिकार के नाम पर कानूनों के उल्लंघन को माफ नहीं किया जा सकता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। मुफ्त कोविड वैक्सीन और 19 लाख रोजगार देने का वायदा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक। भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख की आबादी पर काफी कम है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का आज अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और लोगों को बधाई दी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।